हेलो एवरीवन। सो आई एम श्योर दैट आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और जो आपको वीडियोस प्रोवाइड हो रहे हैं या फिर जो कुछ भी मटेरियल आपको मिल रहा है आप उसे पढ़ रहे होंगे, राइट? सो जस्ट आई रिकॉल यू दैट वी आर रनिंग इनटू द सेकंड चैप्टर ऑफ द first unit of class 11th, that is biological classification, right? So our chapter is biological classification. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जिक्र किया था। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जिक्र किया था। वी टॉक्ड अबाउट 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom and 6 kingdom concept given by the different biologists, right? But in this chapter we are going to deal with the 5 kingdom concept, especially where 3 kingdom we will deal in this chapter and 2 in the further 2 chapters, right? So basically we are going to begin the 5 kingdom concept of RH Whittaker. This is the main topic of the today's video lecture that we have to study, right? So before we move on to the 5 kingdom classification, 5 kingdom classification पर move करने से पहले हमें ये चीज देखनी है कि इस बात की जरूरत क्या आगे पड़ी कि हमें 5 किंगडम बनाने पड़े। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में इसका इतना एलैबोरेट जिक्र नहीं किया, लेकिन यहां करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस आवश्यकता से ही आपको ये पता चलेगा कि जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है वो कितना अच्छा है और हम उसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो किससे कंपेयर किया जाए? ठीक है, द बेस्ट आई फाइंड दैट इज कैरोलस लिनियस, राइट? कैरोलस लिनियस। सो वी बिगिन विद द Carolus Linnaeus 2 kingdom system and the demerits of the 2 kingdom system। या मैं ये कह दूं कि Carolus Linnaeus ने वो क्या कमियां छोड़ दी या वो ऐसा नहीं कर पाया किसी कारण से जिसकी वजह से हमें कुछ आवश्यकताएं महसूस हुई और ये अच्छा रहा। उन आवश्यकताओं की वजह से ही दुनिया में 5 किंगडम कॉन्सेप्ट आके हमको मिला और आज हम एक बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। सो यू जस्ट रिमेंबर किसने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? बताइए मुझे। जी हाँ, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जिन ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमको 5 किंगडम सिस्टम बनाना पड़ा, देखिए यू जस्ट रिमेंबर इन द 2 किंगडम सिस्टम ओनली 2 किंगडम वर मेड। 2 किंगडम वर मेड, किंगडम प्लेंटी and kingdom animalia. There were 2 kingdom only, kingdom plenty and kingdom animalia, and they had some of the characters that plants are having photosynthetic system, animals obtain their food। लेकिन ऐसे बहुत सारे organisms थे दुनिया में, नेचर में ऐसे organisms थे जिनके ऐसे features थे जो ना तो प्लेंटी में फिट होते थे ना एनिमेलिया में फिट होते थे। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जिनके बारे में इस तरह के कैरेक्टर्स हमारे पास हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे या ये कह दें कि दुनिया को उस दिशा की ओर लेकर जा रहे थे कि नहीं, हमें इन सिस्टम से फिट मत करो, हमारे लिए कुछ और बनाओ। ठीक है, जब उन्होंने ये कोशिश की इस तरह के सिस्टम्स को बनाने की तो उन्होंने ये पाया कि और किंगडम बनने चाहिए जो 5 किंगडम की ओर लीड किया एंड वो किंगडम बने 5 किंगडम। तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी वजह से 5 किंगडम कॉन्सेप्ट को बनाना पड़ा, राइट? सो you all know that this is the 2 kingdom concept where we had 2 kingdom plenty and kingdom animalia. Now I come to the point that what were those organisms, right? So first organism I write here is the Euglena. I am going to talk about Euglena. So you see the picture of Euglena. Euglena is a unicellular organism which is in fact a mixotroph. Look, a different term we are using here, mixotroph. Mixotroph means sometimes it behaves like animal and sometimes it behaves like plant. As it has a mouth, it can trap the microorganisms to eat. It moves. In these features, this is looking like animal. But on the other hand, it has a photosynthetic pigment. इसके पास photosynthetic pigment भी होता है जिसकी वजह से photosynthesis को perform कर सकता है। Now there is a dispute where to place. Is it a plant being photosynthetic or is it an animal being moving and can trap the microorganisms? So it is a mixotroph. Look, this is the new term I'm sure you are observing here. और terms आपने पढ़े इससे पहले जो terms थे।
तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो इस बात में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि ये किंगडम प्लेंटी और एनिमेलिया में फिट नहीं हो सकता है, तो इसके लिए एक नया कुछ ऑर्गेनिज्म नया कोई किंगडम बनाया जाए और उस चीज को समझा जाए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में, that is the Chlamydomonas. Okay, I write all these here and you see the pictures there. The first one was the Euglena, and the second one is the Chlamydomonas. मुझे उम्मीद है कि आपने 9th क्लास में नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो अब सुन लीजिए। आप उधर पिक्चर देखिए Chlamydomonas का। Chlamydomonas is a unicellular alga। ये एक यूनिसेल्युलर एल्गा है, सिंगल सेल का एल्गा है, एंड दिस इज एन एल्गा व्हिच हैज फ्लैजेला। इसके पास फ्लैजेला होते हैं, पानी में ये मूव करता है लाइक एनिमल्स, चलता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक और खास बात भी है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। ऑब्वियसली एल्गी है, आप इस बात को जानते हैं। इसके अंदर बहुत बढ़िया क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। अब किस में इसको प्लेस किया जाए, अगेन देयर वाज अ प्रॉब्लम। सो यूग्लिना देन Chlamydomonas, these two created problem. Third one, I talk about the slime molds. These are the saprotrophs and the heterotrophic organisms which has some kind of features, neither can be placed in the plant or in the animal kingdom. इन्होंने भी problems create की, वो आप देख सकते हैं slime molds कैसे होते हैं। तो इनको भी प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं दिया जा रहा था। सो वेयर टू प्लेस, दिस वाज अ प्रॉब्लम। एंड द फोर्थ कमिंग इज द स्पॉन्ज, दैट इज स्पॉन्ज। दे वर आल्सो नॉट हैविंग प्रॉपर फीचर्स टू प्लेस इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनको भी, इनके पास भी इस तरीके के फीचर्स थे कि इनको हम प्रॉपर प्लेस नहीं दे पा रहे थे, ठीक है ना। तो इनका बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स था कि इनको हम एनिमल्स के अंदर डाल सकें, और नहीं ये इस तरह के थे कि हम इनको प्लांट के अंदर डाल सके, ठीक है। तो इनके अंदर, हालांकि ऐसा नहीं है, ये एनिमलिया ग्रुप में आ रहे हैं आज भी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इनके क्रिएट हुए। इसके बाद हम एक ऑर्गेनिज्म और लेते हैं, लाइकेन। यू ऑल नो दिस इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई प्लस लाइकेन। सो अगेन देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, वेयर टू प्लेस, फंजाई में रखें या इसको, सॉरी, फंजाई एंड एल्गी। दिस इज द ग्रुप ऑफ फंजाई एंड एल्गी, वेयर टू प्लेस देम। एल्गी प्लस फंजाई, किस में इसको रखा जाए, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स थे जो इस बात में दिक्कत पैदा करते थे कि हम 2 किंगडम में इनको प्लेस नहीं कर सकते। और देखिए, अब मैं आपको फंजाई के बारे में बताता हूं। फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर लाइफ के कुछ स्टेजेस में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है। ये चल नहीं सकते हैं, जनरली हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। किस ग्रुप में प्लेस किया जाए, प्लेंटी और एनिमेलिया में प्रॉपर सेपरेशन इनका नहीं था, ठीक है। बैक्टीरिया को आप ले लीजिए, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल के हिसाब से हमको इसको प्लेस करना चाहिए प्लांट के अंदर, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, वो कीमोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनके पास नहीं है। इसका मतलब ये प्लांट भी नहीं है, इनके पास फ्लैजेला होते हैं, हो सकते हैं, ये चल भी सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से हमको मूव करना पड़ा 5 किंगडम की और अच्छा हुआ जिससे एक प्रॉपर पोजिशनिंग बन पाई, और देन द वर्ल्ड गॉट अ प्रॉपर क्लासिफाइंग सिस्टम, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन provided by the R.H. Whittaker, the great scientist R.H. Whittaker, who gave a broad and quality classifying system that is called 5 kingdom concept. In this system, he provided 5 kingdoms, and those kingdoms are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia, right? तो चलते चलते 2 किंगडम से 3 किंगडम से 4 किंगडम से 5 किंगडम पर हम पहुंच गए, और हमारे पास ये 5 किंगडम क्लियर आ गए जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली प्लेस कर सकते थे। अब सब खुश थे, अब यूग्लिना भी खुश था,
बैक्टीरिया भी खुश थे, फंजाई भी खुश थे कि अब हमें अपनी जगह मिल गई है। दे वर इन कंफ्यूजन, उनको भी दुख होता था कि हम तो ऐसे हैं ही, क्यों जाए प्लांटी के पास, क्यों जाए एनिमेलिया के पास। तो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया, कौन कौन से बेस बनाए टू क्लासिफाई दी ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या उन्होंने अपने व्हिटेकर ने जो किंगडम बनाए थे, 5 किंगडम बनाए थे, उन्होंने किन चीजों को बेस बनाया, ठीक है, वो क्या क्या बेस रहे जिनकी वजह से वो क्लासिफिकेशन को अच्छे से कर पाए। देखिए मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बेसिस based on number 1. This was the cell structure. The one character he selected was cell structure. What was the meaning of him? Based on the first character, cell structure, he talked about whether the cell is prokaryotic, whether the cell is prokaryotic or the cell is eukaryotic, or the cell is eukaryotic. What does it mean? You all know, class 9 में आपने इस चीज को पढ़ा है। ये आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं। प्रो का मतलब होता है इंसिपिएंट, पुराना। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, बना ही नहीं है, वो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका सेल के अंदर न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है, बहुत अर्लियर स्टेज में है, इनफैक्ट न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियोइड कहते हैं उस स्ट्रक्चर को, आप फर्दर सीखेंगे। और जो यूकैरियोट्स होते हैं, ईयू का मतलब होता है डेवलप्ड, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ईयू का मतलब डेवलप्ड, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। दिस वर्ड आपको, ये वर्ड आपको जब भी देखने को मिलेगा, इसको आप पाएंगे डेवलप के फॉर्म में। अच्छा, जो वेल होता है, एडवांस होता है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, इसका मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, बेटा पुराना, ठीक है ना। तो उसने पूरे संसार के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर उनको क्लासिफाई करने के लिए जो एक कैरेक्टर इस्तेमाल किया, वो कैरेक्टर था उनका स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इससे पता चलता है क्या ये लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है, अर्लियर फॉर्म्ड है, ये एडवांस ऑर्गेनिजम्स है जो बाद में बने हैं, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर था जिसमें उन्होंने सेल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया टू क्लासिफाई ऑल द ऑर्गेनिजम्स। The second character was whether the organism is unicellular or multicellular. Unicellular और multicellular। देखिए, यूनि का मतलब होता है वन, सिंगल, दिस इज वन, एंड मल्टी तो आप जानते हैं मैनी, बहुत सारे, ठीक है। तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को देखा कि बॉडी का लेवल क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स अवेलेबल हैं। तो ये एक दूसरा बेस बनाया आर.एच. व्हिटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का। ध्यान रखिएगा, इन बेसिस को समझ के ही आप समझ पाएंगे कि ये ग्रुप्स कैसे बने, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, संसार के जितने भी यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोट्स हैं, वो सब किस में प्लेस कर दिए? मोनेरा में। और संसार के जितने भी यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोट्स हैं, देखिए बदल गया, कैरेक्टर बदल गया, यहाँ प्रोकैरियोट्स हैं, यहाँ पर ये यूकैरियोट्स हैं, कैरेक्टर बदला। इसका मतलब आप एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, ये इससे इवॉल्व है, ठीक है। ये चीज नोटिस करने वाली है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्लासिफिकेशन पढ़ते समय बच्चा वो इंटेलिजेंट होता है जो कैरेक्टर्स को कंपेयर करता हुआ चलता है। जो कैरेक्टर्स को कंपेयर करेगा उसी को इस बात का पता रहेगा कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है और क्या क्लासिफिकेशन सही बना है। बहुत बहुत मेहनत की है साइंटिस्ट ने, उसको रियलाइज कर लिया, एनालाइज कर लिया और पढ़ने की कोशिश कर ली, ठीक है। मैं दोबारा लौटता हूं, हमारा टॉपिक क्या था? 5 किंगडम किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। आर.एच. व्हिटेकर, he was the man behind this 5 kingdom concept and he suggested the 5 kingdom concept, Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसकी जरूरत क्या थी। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि 5 किंगडम किन कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। So this is the cell structure. What was that? Prokaryotic and eukaryotic. Then after second character comes here is unicellular और multicellular organism कितना complex है, ठीक है। क्या वो सिंगल सेल से बना हुआ है या वो कॉम्प्लेक्स सेल से बना हुआ है। थर्ड कैरेक्टर यहां पर आता है, थर्ड वन इज कमिंग हियर इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, वेदर इट इज ऑटोट्रॉफ, वेदर इट इज ऑटोट्रॉफ। देखिए, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ओके, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप याद करिए मेरा पहला लेक्चर वीडियो
जिसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि वर्ड्स का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। यहाँ देखिए ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन, और हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, राइट, ट्रॉफ तो आप सीख ही गए हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और अदर्स, ओके। थर्ड वन दैट कैन बी सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रो तो आप जानते ही हैं, रॉटन, क्लास 9 में इस चीज को सिखाया जाता है। तीसरा कैरेक्टर जो उन्होंने बेस बनाया, दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफ्स, कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, अपना फूड वो खुद बना सकते हैं। देन आफ्टर हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सेप्रोट्रॉफ्स डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिके मटेरियल। आप थोड़ा थोड़ा रिकॉल करिए, क्लास 9 में ये चीज आ जाती है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, 5 किंगडम गिवन बाय आर.एच. Whittaker बेस्ड ऑन कैरेक्टर सेल स्ट्रक्चर, देयर इट इज, देन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉम्प्लेक्स और सिंपल बॉडी डिजाइन, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। चौथी जो चीज थी बेहद इंपॉर्टेंट, और देखा जाए तो उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में इसी चीज को शो भी किया, वो ये शो करना चाहते थे क्या, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इस चीज को वो शो करना चाहते थे। किसको, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को। फाइलोजेनी क्या होती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप सीखने जा रहे हैं। व्हाट इज फाइलोजेनी, फाइलोजेनी, व्हाट इज फाइलोजेनी, evolutionary history, what is phylogeny, evolutionary history of an organism, evolutionary history of an organism, evolutionary history। ओके, आपने नोटिस किया होगा लड़ते लड़ते कई बार लोग कंपेयर करते थे, तुम बंदर जैसे हो, तुम कुत्ते जैसे हो, ठीक है ना। ये जब वो व्यक्ति इस तरह की बात बोलता है उसको पता नहीं होता है वास्तव में वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा होता है। ऑब्वियस बात है कि इवोल्यूशन की स्टडी करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर आज हैं कि हम अचानक से नहीं बने, हम प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से बनकर आए हैं। तो डेफिनेटली हम कभी ना कभी मंकी या डॉग की तरह थे, निश्चित रूप से थे, ठीक है। हाँ, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं जो इस बात को शो करते हैं, ठीक है। सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पर इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया और इस बात को देखा गया कि क्या ऑर्गेनिज्म अचानक से बन रहे हैं, कोई चेंज चली आ रही है। इंटरेस्टिंगली जब आप इस मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लेंटी और एनिमेलिया को पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज दैट मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई, फंजाई से प्लेंटी और प्लेंटी से एनिमेलिया बने हैं, ठीक है ना। ये नोटिस करने वाली बात है बेटा, कंपेयर करके पढ़िए आप इस चीज को, ठीक है। इतने सारे काम करने के बाद जब 5 किंगडम कॉन्सेप्ट बनाया आर.एच. Whittaker ने, so we got a broad classification system about the 5 kingdom concept, and that was the one big achievement in the classification system। और उस सिस्टम से सारी दुनिया को बहुत अच्छी नॉलेज मिली। ये जो 5 किंगडम है, यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मोनेरेंस की मैं बात करता हूँ आपसे, तो मोनेरेंस में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा इसके अंदर आता है। फिर प्रोटिस्टा में जब हम जाएंगे तो यू विल सी अबाउट योर अबाउट द अमीबा, यू ऑल नो दैट ऑर्गेनिज्म, राइट। आपने क्लास 10th में पढ़ा था, उसको एनिमल्स में पढ़ाते हैं। एनिमल का न्यूट्रिशन जब पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में, तो एनिमल में इंक्लूड करते हैं उसको। देखिए यहाँ आकर वो बात बदल गई है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो वो उसमें आप उसको पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसमें से। इसके बाद आप फंजाई में पढ़ेंगे जिसमें आप यीस्ट के बारे में पढ़ते हैं, राइट। बेकरी, बेकरी जानते हो ना, कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं बेकरी में, बढ़िया बढ़िया है ना, यू ऑल लाइक दैम। सो वो बेकरी में जितने भी पफी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स यीस्ट की बदौलत बनते हैं। यीस्ट एक फंजाई है ना, इंटरेस्टिंग चीज। इसके बाद आते हैं किंगडम प्लेंटी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब आपको पढ़ने हैं। एंड देन फाइनली किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलियंस, वी आर द मैमेलियंस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5 किंगडम कॉन्सेप्ट जस्टिफाई कर देता है सारी कॉन्सेप्ट्स को, और जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, या ये कह दें कि उस समय तक वो नहीं हो पाया था, उसको दूर कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे बेटा, यू ट्राई टू लर्न देम। ध्यान रखिएगा ये पूरी यूनिट थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को शुरुआत में, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। दिस यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। और कोशिश करिए जानने की कि आपने बायो लिया है तो नई नई चीजें आपके सामने आ रही हैं, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।